नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज से। पहली बड़ी खबर आ रही है मणिपुर के इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कल पाबंदी में ढील। सुबह 5 से 11 बजे तक लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। प्रशासन ने ढील से जुड़ा आदेश जारी किया है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी एनएसए से मुलाकात की है। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी 2 अक्टूबर को राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम 7 दिन में दूसरी बार राजस्थान जा रहे हैं। पीएम चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ के दर्शन भी करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है आरजेडी सांसद मनोज झा के समर्थन में उतरे लालू यादव। मनोज झा ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। लालू यादव ने कहा मनोज झा ने किसी पर कटाक्ष नहीं किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में शराब नीति पर केजरीवाल सरकार का फैसला। पुरानी शराब नीति को 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। नई शराब नीति आने तक पुरानी लागू रहेगी, दिल्ली सरकार ने कहा। छठी बड़ी खबर कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी से भड़के प्रताप सिंह बाजवा। बोले जो सुखपाल खेरा के साथ हुआ ऐसा नॉर्थ कोरिया में होता है। खेरा को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर यह आ रही है ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28वीं सदी जीएसटी लगेगा। गेमिंग कंपनियों को प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भेजा गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने जानकारी दी है। मुंबई में जुहू चौपाटी पर युवक के डूबने से मौत हो गई है। गणपति विसर्जन के दौरान डूबने से युवक की मौत हुई है। युवक की पहचान 16 साल के यूसुफ शेख के तौर पर हुई है। और 9वीं बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष की खबर पर लगी मोहर। रूस ने अमेरिका को यूरेनियम सप्लाई पर रोक लगाई। अमेरिका में हर दूसरा न्यूक्लियर प्लांट रूसी यूरेनियम पर निर्भर है। इन सभी ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब जानना जरूरी है कि आज कर्टन रेजर में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली खबर, क्या पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है? इसका इशारा कैसे मिला, जरूर देखिएगा। दूसरी खबर, एक देश के संविधान में परमाणु बम के निशान क्यों? क्या दुनिया को महायुद्ध में जलाने का प्लान बन चुका है? तीसरी खबर, बेंगलुरु में भयानक जाम लगा। इस जाम से देश को क्या संदेश मिला, हम दिखाएंगे। चौथी खबर, एक वीडियो कॉल आया और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया। मोबाइल फोन ने इंसान का सिर कैसे झुका दिया, हम आपको बताएंगे। और पांचवी खबर, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की सियासी लड़ाई में सर तन से जुदा की धमकी किसने दी? 2024 के लिए बंटवारा थ्योरी डिकोड करेंगे। इन सभी खबरों को अब डिटेल में बताते हैं आपको। पहली खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की चर्चा करेंगे। सीमा पार मुजफ्फराबाद से लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तक की बैठक में पीओके पर हलचल तेज है। कश्मीर की महिला कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी में पीओके के बदतर हालात को आंकड़ों में बयान किया है। पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। दूसरी तरफ 4 सितंबर को रियासी में मारे गए आतंकी शकील जाबाज के लिए पीओके के कोटली में शोक सभा रखी गई। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अधिकारियों ने उसके लिए आंसू बहाए। ये देखिए जरा, अब क्या है ये मामला, ये पूरा ट्रायंगल क्या है? वहीं भारत में पिछले 2 हफ्ते से लगातार बड़े मंत्रियों की तरफ से बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। क्या इन तीनों खबरों का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखाते हैं। चीन को गधे बेचने को मजबूर पाकिस्तान अब भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देश इस हरकत से परेशान हैं। पाकिस्तान में हुक्मरान से लेकर आम लोग तक विदेशों में भीख मांग रहे हैं। सच पूछिए तो ये कहने में हमें भी शर्म महसूस हुई, लेकिन इस मुल्क का कड़वा सच यही है तो कर भी क्या सकते हैं। सुनिए वहाँ की मीडिया में इन दिनों क्या चल रहा है। असल में पाकिस्तान सरकार की सीनेट की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान के लोग उम्रा के नाम पर वीजा लेते हैं, धार्मिक यात्रा के नाम पर अरब देशों में जाते हैं, वहां जाकर भीख मांगने का काम करने लगते हैं। सऊदी अरब, इराक और ईरान में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी
पाकिस्तान के हैं। इसी वजह से वहां की ज्यादातर जेल पाकिस्तानी भिखारियों से भरी पड़ी हैं। हद तो ये है कि सऊदी अरब में गिरफ्तार जेब कतरों में भी पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मगर अफसोस, इसके बाद भी पाकिस्तान भारत की तरक्की से जलन रखता है, अपनी बदहाली को देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लोग मिडिल ईस्ट जाकर भिखारी बनने को मजबूर हैं और देश चलाने के लिए पाकिस्तान की सरकार चीन को गधे बेचने पर। सोचिए, जिस मुल्क का यह हाल है, वो मुल्क कब्जे वाले कश्मीर पर में खुशहाली का दावा कर रहा है और भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर मुस्लिम कार्ड खेलता है, दुष्प्रचार करता है, आतंक का एक्सपोर्ट करता है। जबकि पीओके का सच जम्मू कश्मीर की एक सामरिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने बकायदा आंकड़ों के साथ यूएनएचआरसी के मंच पर जताया। पीओके के बदतर हालात और जम्मू कश्मीर के अच्छे दिनों की तुलना करके पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बिजली, पानी, घर जैसी बुनियादी सुविधाओं को पाने के लिए आए दिन सड़कों पर उतरते हैं। पाक फौज के अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी को मजबूर हैं। यहाँ भारत जाने की मांग जोर पकड़ रही है और पीओके में ये एक दिन का हाल भी नहीं है, बरसों से यही स्थिति है। सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी के मंच से यही सच अब दुनिया को बताया है। जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति से पीओके की तुलना करके पाकिस्तान को आईना दिखाया है। JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region. People of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. More on education से तस्लीमा अख्तर खुद जम्मू कश्मीर से आती हैं। 370 हटने के बाद से वहाँ की फिजा कैसे बदली है, रोजी रोटी के साधन कैसे बढ़े हैं, निवेश कितनी तेजी से हो रहा है, यहाँ लोग मुख्य धारा से जुड़कर खुद का जीवन कैसे संवार रहे हैं, इस बदले हुए कश्मीर को वो अपनी आंखों से देख रही हैं। यही बात उन्होंने यूएनएचआरसी के 54वें सत्र में बताई। POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education in JKUT compared to its counterpart. संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। मुस्लिम कार्ड चलकर भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करता है। जबकि तस्लीमा अख्तर ने सिर्फ 120 सेकंड में पाकिस्तान के दुष्प्रचार और षड्यंत्र की पोल खोल दी। ये भी बताया कि पाकिस्तान ने ही पीओके में मानवाधिकारों का गला घोटा है और भारत के जम्मू कश्मीर में आतंक को एक्सपोर्ट करता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान का फेलियर नहीं है, वो चीन का भी फेलियर है। और चीन की इकोनॉमी जिस तरीके से नीचे जाती जा रही है, पाकिस्तान के अब गधे भी काम नहीं आएंगे वहां पर। तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी के मंच से यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी संगठनों को बचा रहा है। पीओके आतंक का गढ़ बन चुका है। भारतीय सेना को भी यह मालूम है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके 2 बार आतंक के अड्डे तबाह किए हैं, लेकिन उनके बयान की पुष्टि पीओके के कोटली से आए एक वीडियो से भी हुई, जिसमें एक आतंकी के लिए शोक सभा बुलाई गई। इसमें पाक फौज और आईएसआई के बड़े अधिकारी उस आतंकी के लिए आंसू बहाते नजर आए। पीओके के कोटली से आया 3 मिनट का ये वीडियो ध्यान से देखिए। यहाँ एक शोक सभा चल रही है। कुर्सियों पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कई अफसर बैठे हैं। मंच पर मौजूद 2 आतंकी AK-47 से लैस हैं और माइक थामे आतंकियों का एक कमांडर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। हमने कहा हम बदला लेंगे, वो भी तुम्हें इज्जत के साथ इंशाल्लाह दिखाएंगे। तुमने मस्जिद में वार किया, हमने मैदान जंग में जवाब दिया। तुमने पीछे से मारा, हमने तुम्हें आगे से मारा। ये असल में पीओके के कोटली में
PAFF के आतंकी शकील जाबाज की याद में बुलाई गई शोक सभा का मंजर है। भारतीय सुरक्षा बलों ने 4 सितंबर को रियासी एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। वो इसी कोटली का रहने वाला था। उसकी ट्रेनिंग यहीं हुई थी। उसे पाक फौज ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी और बाद में पुंछ में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने के मकसद से उसकी घुसपैठ कराई गई थी। आप यहाँ उसकी तस्वीर मंच पर देख सकते हैं और यहीं पर भड़काऊ बयानबाजी करने वाला शख्स अबू हमजा है, जो लश्कर का टॉप कमांडर है। PAFF लश्कर का ही ऑफ शूट आतंकी संगठन है। अबू हमजा ने कहा कि आतंकियों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, जिससे भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा। तुमने हमारे निहत्ते मुजाहिद को शहीद किया। हमने तुम्हारे असलहा से लैस MSG कमांडो के घेरे के अंदर तुम्हारी फौज के 3 बड़े अफसरों को खाक और खून में तड़पा कर हमने तुम्हें बता दिया है कि अगर कोई इस तरह की नापाक काम आइंदा करने की कोशिश की तो हम इसी तरह जंगलों में, मैदानों में तुम्हें भगा भगा कर मारेंगे। अबू हमजा शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोने और DSP हुमायूं भट्ट की बात कर रहा था, जो हम आपको सुना नहीं सकते। लेकिन अबू हमजा हो या हाफिज सईद, ठीक से समझ लें कि भारतीय फौज की गोली पर उनका ही नाम लिखा है। बस समय और तारीख की बात है। और पाकिस्तान की सरकार और सेना ये जान ले कि ये वीडियो असल में आतंकी साजिशों का सबूत है, जिसका हिसाब होना अभी बाकी है। आज से ठीक 20 दिन पहले इसी POK में लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी रयाज, उसको मार दिया गया। वो कोटली टेरर कैंप का इंचार्ज था। कहा जाता है कोई अनआइडेंटिफाइड लोगों ने गोली मार दी। सोचिए जरा, अबू हमजा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम लेकर धमकी दी। यह धमकी पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसरों के सामने दी गई। यह बताता है कि POK में आतंकियों को जहर उगलने की खुली छूट है और इसके पीछे वहां की फौज है, जिसका कच्चा चिट्ठा जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में खोला। वो इस वक्त जिनेवा में, हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने POK में चल रहे आतंक के ठिकानों पर क्या नए खुलासे किए हैं। मेरे साथ तस्लीमा अख्तर हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जहां उन्होंने UNHRC के मंच से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जो वहां पर लॉन्चिंग पैड है जिनके जरिए आतंकवादियों को भारत में भेजा जाता है, वो वहां पर मौजूद हैं। उनके बारे में भी बताते हैं वो कि किस तरह से आतंकियों को वहां ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से उनको वहां पर सिखाया जाता है कि भारत के खिलाफ कैसे युद्ध छेड़ना है, भारत के खिलाफ कैसे साजिशें करनी है, भारत में कैसे आतंकी वारदातें करनी है। बिल्कुल सर, वो तो उनको आर्मी ही ट्रेन करते हैं। आर्मी वहाँ आतंकवाद और आर्मी वो एक ही है, वही उनको ट्रेनिंग देते हैं और वही उनको इतना कुछ करते हैं। फंडिंग भी वही उनको करती है, पाकिस्तान आर्मी उनको फंडिंग करती है। और पाकिस्तान कटोरा लेके हर कंट्री से जो एड लेता है, किस लिए लेता है? ओनली फॉर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और किसके लिए वो एड उनको चाहिए? वो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देंगे इस टेररिज्म से। और रही बात कि आर्मी उनको सपोर्ट करती है, अब असल में हमारा इंडिया जो तरक्की कर रहा है, उनको हमारी खुशियां रास नहीं आते, उनको जलस होती है हमारी तरक्की से। दैट इज वाई कि फिर वो हमें प्रॉक्सी वार करते हैं टेररिज्म के हवाले से। अच्छा, आपने क्योंकि बड़ा खुलासा कर रही हैं आप तस्लीमा, और ये बहुत बड़ी बात है जो आप यहाँ पर कह रही हैं TV9 भारतवर्ष पर, लेकिन आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में देखिए कितना विकास हो रहा है। आप हमें, क्योंकि कुछ लोग इसको मानते नहीं हैं, मैं उस पर भी आऊंगा कि वो लोग कौन हैं, लेकिन मुझे ये बताइए एक आम कश्मीरी की नज़र से आपने क्या बदलाव देखा है जम्मू कश्मीर में? क्या कुछ वहां पर विकास के काम हुए हैं? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? सर, मैं ये चीज कहूंगी, कश्मीर का विकास ना मानने वाले वही लोग हैं जो पाकिस्तान टेररिज्म के सपोर्टर्स थे, जो स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान उधर रहते थे। वही उन्हीं को लगता है कि अमन क्यों है, चैन क्यों है, क्योंकि आजकल 2-4 साल से हमारे कश्मीर में खून की नदियां बहना बंद हो गई है, तो उनकी दुकानें चलना बंद हो गई, तो इसीलिए उनको लगता है कि हालात ठीक नहीं है। एक बड़ी बात आपको बताना बहुत जरूरी है।
बस कुछ ही दिन पहले की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो बताती है कि आईएसआई, अब इन्हीं की तरफ इशारा कर सकते हैं, आईएसआई पीओके में टेररिस्ट को चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स प्रोवाइड करा रहा है। पीओके में जनता के दुखी होने का एक प्रमुख कारण आतंकी गतिविधियां हैं। इसीलिए वहां के लोग हाईवे खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि वो यहां कश्मीर आ सके और चैन से जी सके, लेकिन पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम को इसकी परवाह नहीं है। हाल ही में उन्होंने यूएन में कश्मीर पर मुस्लिम कार्ड खेला। भारत ने उसी मन से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पीओके से कब्जा छोड़ने को कहा। भारत में रक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक हाल ही में पीओके पर बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। पीओके वापस पाने का यह हिंदुस्तानी दृढ़ संकल्प सुनकर पाकिस्तान बेचैन है। पीओके में हलचल बढ़ रही है तो यूक्रेन युद्ध की लपटें भी अपना दायरा बढ़ाती जा रही हैं। इस युद्ध में अब सिर्फ रूस यूक्रेन शामिल नहीं है, पूरी दुनिया अब जंग के इस विनाशक त्रिकोण में फंसने जा रही है। कैसे, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए। यूक्रेन ने रूस के साथ ईरान और सीरिया पर हमले का विध्वंसक प्लान बनाया है। यह बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रैंड वो संस्था है, R.A.N.D। तीसरी जो फैक्ट है वो ये है कि दुनिया में पहली बार किसी देश ने परमाणु नीति को अपने संविधान में शामिल किया है, और वो है ये किम जोंग। ये नीति कैसे पूरे विश्व की तबाही का कारण बन सकती है, हम आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ेलेंस्की का वो घातक प्लान जिसके निशाने पर रूस के साथ ईरान और सीरिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट में के मुताबिक कीव ईरान और सीरिया की ड्रोन फैक्ट्रियों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आप हैरान होंगे, रूस के साथ युद्ध में उलझा यूक्रेन का यह आत्मघाती कदम आखिर क्यों हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखें। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। ओडेसा और मिकोलेव को दहला दिया। सेंट्रल यूक्रेन के कई इलाकों में पुतिन सेना की ड्रोन ने जमकर कहर बरपाया। यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पर विध्वंसक हमले हुए। रूसी ड्रोन के टारगेट पर यूक्रेन के पोर्ट और आर्म्स डिपो थे। दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 44 ड्रोन हमले किए। तस्वीरों से साफ है कि पुतिन की ड्रोन कीव के लिए काल साबित हो रही है। मॉस्को को ये ड्रोन ईरान और सीरिया से सप्लाई हो रही है। खास तौर से रूस ईरानी शाहिद ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। यही कारण है कि ज़ेलेंस्की ने ईरान और सीरिया पर हमला करने का विश्व विनाशक प्लान तैयार किया है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने G7 देशों को खत लिखा है। खत में रूस, ईरान और सीरिया की ड्रोन फैक्ट्रियों पर हमले की बात कही गई है। कीव ने हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग की है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस, ईरान, सीरिया की ड्रोन फैक्ट्री तबाह होगी तो ड्रोन सप्लाई ठप हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेनी सेना को बढ़त बनाने का मौका मिल जाएगा। ज़ेलेंस्की की प्लानिंग के बीच पुतिन एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। ये खुलासा पेंटागन CIA से जुड़ी अमेरिकी संस्था RAND की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर है। रूस नाटो के बीच सीधी जंग हो सकती है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों अपने अपने मुल्क को बचाने के चक्कर में दुनिया को जलाने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। इन दो खबरों से साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध की ज्वाला कभी भी विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। लिहाजा दुनिया डरी हुई है। ज़ेलेंस्की जिस वक्त सीरिया, ईरान में ड्रोन फैक्ट्री पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ईरान और रूस मिसाइल ट्रांसफर समझौता करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 महीने में रूस की तरफ से यूक्रेन पर 600 मिसाइल हमले किए गए हैं।
हमलों में इसमें इस्तेमाल ज्यादातर मिसाइल ईरानी थे। अब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट है कि 18 अक्टूबर के बाद कभी भी पुतिन और इब्राहिम रईसी के बीच मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर संभव है। आपको यह बताना जरूरी है कि इजराइल किसी भी मुल्क को मिसाइल्स नहीं बेच सकता है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल्स। यह उसके ऊपर सैंक्शंस का हिस्सा है। लेकिन रूस और अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मोर्चाबंदी अब तेज कर रहा है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया। किम जोंग के शासन वाला उत्तर कोरिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने संविधान में परमाणु नीति को शामिल किया है। इस परमाणु नीति का मकसद कितना खतरनाक है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? इसका मतलब है अब उत्तर कोरिया धड़ल्ले से परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा, दुनिया को तेजी से विश्व युद्ध की तरफ धकेलेगा। 18 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख होगी जब ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 से आजाद होगा। ISW के मुताबिक ये प्रस्ताव ईरान से रूस को मिसाइल सप्लाई की राह में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के चलते ईरान से दूसरे देशों को मिसाइल सप्लाई करने पर प्रतिबंध है। बस 20 दिन बाद इस प्रस्ताव की मियाद पूरी होने वाली है। इसके बाद ईरान धड़ल्ले से रूस को मिसाइल सप्लाई कर सकता है। हालांकि ये बात और है कि चोरी छिपे अब भी तेहरान से मॉस्को को मिसाइल ड्रोन की सप्लाई जारी है। रूसी सेना लगातार ईरानी मिसाइल ड्रोन से यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रही है। रूस ईरान से उसकी घातक फतेह 110 और ज़ोल्फागर बैलिस्टिक मिसाइल चाहता है। दोनों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। अगर ये दोनों मिसाइल उसे मिली तो उसका अंजाम यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। ईरान के साथ रूस उत्तर कोरिया के साथ भी हथियारों का लेन देन कर रहा है। किम के रूस दौरे पर इसका मसौदा तैयार हो चुका है। इसका मतलब है कि पुतिन, इब्राहिम रईसी और किम जोंग के साथ मिलकर यूक्रेन अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। वो पश्चिमी देशों के खिलाफ किम का अपनी सहूलियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका संकेत किम के एक बड़े फैसले से मिला है जो उसने रूस दौरे से लौटने के बाद लिया है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसने अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए संविधान में परमाणु नीति को शामिल किया है। संविधान में परमाणु नीति को शामिल करने का मतलब क्या है, अब ये आपको बताते हैं। परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए संविधान में परमाणु नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तर कोरिया की संसद और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। किम का कहना है कि परमाणु कानून अमेरिकी धमकियों से निपटने के लिए जरूरी था। अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे। देश की परमाणु शक्ति को मजबूत करने के लिए कानून बनाया गया है। परमाणु नीति के उल्लंघन की भी किसी को भी इजाजत नहीं होगी, ये किम जोंग ने कहा है। जानते हैं उत्तर कोरिया के संविधान में परमाणु नीति का अंजाम क्या होगा? दुनिया में परमाणु हथियारों की अंधाधुंध रेस शुरू हो जाएगी। सोचिए। लेकिन अब खबर बदलती है। अब खबर बेंगलुरु में महाजाम की। ये तस्वीरें देखिए जरा आप। बहुत छोटी छोटी तस्वीरें हैं, लेकिन इन बहुत छोटी छोटी तस्वीरों में घंटों की जिंदगी बीत रही है। बेंगलुरु में महाजाम की तस्वीरें हैं। सिलिकॉन सिटी की पहचान रखने वाले इस शहर पर बुधवार को ब्रेक लग गया। हालात ऐसे कि गूगल मैप भी ये बता पाने में कंफ्यूज हो गया कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ हम आगे बताएंगे। पहले तस्वीरें देखिए जरा। सड़कों पर क्या हालात हुए इसका अंदाजा आप इसे देखकर लगा सकते हैं। एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। शाम के वक्त सिल्क बोर्ड के से केआर पुरम के बीच और आसपास के एरिया में ऐसा जाम लगा कि सब कुछ ठहर गया। देखते देखते लाखों गाड़ियां जहां तहां फंस गई। मुसीबत में ऐसे लोग कि कई वीडियो सामने आए। मंगलवार को कावेरी मुद्दे पर बेंगलुरु बंद था और उसके अगले दिन यानी बुधवार की तस्वीर है। तो सवाल यह है कि कर्नाटक की राजधानी और देश के सबसे शानदार शहरों में से एक बेंगलुरु जाम में क्यों फंसा? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को बंद बर्दाश्त नहीं है? क्या उस बंद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए?
क्या लोगों ने बंद के खिलाफ विद्रोह कर दिया या फिर लोग लंबी छुट्टी मनाने के लिए व्याकुल? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है, कल शुक्रवार को कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक बंद है, इसके बाद शनिवार रविवार की छुट्टियां और सोमवार यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इसीलिए लोग बाहर जाना चाहते हैं वेकेशंस पर, वो गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं और फिर हालत क्या होती है आप इस रिपोर्ट में देखें। बुधवार को चमचमाते आईटी हब बेंगलुरु से आई ये तस्वीर सबको हैरान कर गई। जाम की शुरुआत दोपहर से हुई, शाम होते होते गाड़ियां रेंगने लगी और देखते ही देखते रफ्तार थम गई। सड़कों पर फंसे लोग बेबस और असहाय दिखे। जाम ऐसा कि मिनटों के सफर में घंटों लग गए। क्या कार, क्या ऑटो, क्या मोटरसाइकिल, क्या बस, सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। कहा जा रहा है कि स्कूली बच्चे बसों से रात 8 बजे तक घर पहुंच पाए, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल पाया। इस जाम में फंसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो शाम को दफ्तर से निकले तो उन्हें घर जाने के लिए बस तक नहीं मिली। I left my office around 6:30. I was waiting for a bus for around 30 minutes. I didn't get. Then I booked an auto, and now it's like more than 1 hour and I'm still here. हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस भीषण जाम में पिज्जा डिलीवरी भी की गई, जिसकी तस्वीरें एक्स हैंडल पर एक यूजर ने साझा की, जिन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया था। गाड़ियां इस कदर ठहरी हुई थी कि बाकायदा बाइक रोककर डिलीवरी बॉय ने कार के अंदर पिज्जा पहुंचाया। वहीं जाम से राहत नहीं मिलती देख कुछ लोग पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। इसके लिए उनको 6 किलोमीटर तक इसी तरह चलते हुए जाना पड़ा। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बुधवार को यातायात सामान्य से 2 गुना ज्यादा रहा। हम आपको 5 बजे बताते हैं जिसने बेंगलुरु को करहाने पर मजबूर कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आमतौर पर बुधवार को 1.5 से 2 लाख वाहनों की संख्या देखी जाती है, लेकिन 27 सितंबर को शाम 7:30 बजे यह तादाद 3,59,000 तक पहुंच गई, यानी लगभग 2 गुना। ये उछाल 26 सितंबर को हुए बेंगलुरु बंद का परिणाम था। लंबा वीकेंड होने की वजह से कई लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर जल भराव हो गया है, साफ सफाई नहीं हो पाई है और यातायात की स्थिति और खराब हो गई है। भारी बारिश के कारण कई गड्ढे भी बन गए हैं। इन रुकावटों ने यातायात को और बढ़ा दिया है। दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच आउटर रिंग रोड पर कुछ गाड़ियां खराब हो गईं। मेट्रो निर्माण की वजह से यह रास्ता पहले से ही नैरो संकरा था, ऐसे में स्थिति और बिगड़ गई। घंटों तक गाड़ियों का शोर, धुएं की दुर्गंध और हंगामे से लोगों के लिए माहौल मुसीबत से भर गया। ट्रैफिक पुलिस के भी पसीने छूटने लगे। कई लोग इसी जाम के बीच सोशल मीडिया पर आए और जमकर अपना गुस्सा निकाला। सोशल मीडिया के जरिए बेंगलुरु महाजाम के वीडियो शेयर कर लोगों ने अपनी परेशानी साझा की। एन श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने लिखा कि हर लंबे वीकेंड के पहले इस शहर की यही हालत हो गई है, खासतौर से दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक। तो वहीं तुषार नाम के एक्स यूजर ने अपने दोस्त की दास्तां सुनाई और स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि उसके दोस्त को ना तो ऑटो मिला और ना ही कैब, तो ऐसे में वो 12 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचा। आयुषी नाम की एक और यूजर ने लिखा कि 9 साल से इस शहर की यही हालत है। एक यूजर ने गूगल मैप का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें दिख रहा था कि गाड़ी से जल्दी आप पैदल घर पहुंच सकते हैं। इस महाजाम में दक्षिण अफ्रीका के स्टैंड अप कॉमेडियन ट्रेवर नोवा भी फंस गए। बेंगलुरु में उनका शो होना था। अपने एक सैंडल पर उन्होंने लिखा कि टेक्निकल कारणों से मजबूर होकर उन्हें अपना शो रद्द करना पड़ रहा है। अब हम आपको इसी शहर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 1956 की है जबकि दूसरी 2023 का बेंगलुरु है। आप देख सकते हैं
आज से 67 साल पहले यही शहर, जहां सड़कें खाली हुआ करती थीं, गिनती की गाड़ियां चलती थीं, लेकिन आज उस सिटी की क्या हालत हो गई है, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। हालांकि तब से अब तक आबादी में फर्क आ गया है, गाड़ियों की संख्या में फर्क आ गया है, देश में बनने वाली गाड़ियों की संख्या में फर्क आ गया है, और बंगलुरु की महत्ता में भी फर्क आ गया है। यह पहली बार नहीं है जब यह शहर जाम से जूझ रहा है, बल्कि कई सालों से वहां ऐसा ही हो रहा है। इससे कितना नुकसान हो रहा है, अब हम आपको यह बताते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2022 में ट्रैफिक के मामले में लंदन के बाद बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है। इस शहर में गाड़ी से 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए करीब 30 मिनट लगते हैं। मान लीजिए अगर आपने करीब 260 घंटे की यात्रा की तो ट्रैफिक जाम में ही आपके 134 घंटे बीत गए। इतनी ही दूरी की यात्रा में सुबह के वक्त 15 मिनट, जबकि शाम के समय 20 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हर साल ट्रैफिक जाम से बेंगलुरु को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब हम ऐसी स्टोरीज दिखाते हैं तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है और अक्सर ये कमेंट किया जाता है कि सिंगापुर को देखो, कितना छोटी सी कंट्री है, लेकिन कैसे ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, खासकर रोड पे टैक्सेस कितने हैवी कर दिए उन्होंने गाड़ियों के लिए। लेकिन सवाल खड़ा यह भी होता है कि सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए और हमारे शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। यह हाल सिर्फ एक बेंगलुरु का नहीं है, बल्कि पुणे, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम जैसे शहरों में भी घंटों ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। देश के वो शहर जहां मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ सरकारी कंपनियों के दफ्तर हैं, निजी कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, उद्योग धंधे हैं, जहां करोड़ों लोग काम करते हैं। नुकसान सिर्फ समय का नहीं, इकोनॉमी का भी होता है। चलिए अब खबर को आगे बढ़ाते हैं, एक और खबर के रुख करते हैं। अब आपके लिए फिक्र की 2 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे आपका सीधा सरोकार है। आप आगे जब दोनों खबरें देखेंगे तो हो सकता है इससे बड़ी सीख मिली, क्योंकि एक खबर उस बैंक लॉकर की है जो करोड़ों मिडिल क्लास परिवार से लेकर अपर मिडिल क्लास तक के पास होता है। उसी बैंक लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक खा गए। दीमक, वो रुपए परिवार वालों ने बेटी की शादी के लिए रखे थे। और दूसरी खबर उस ट्रेन के लोको पायलट यानी ड्राइवर की है, जो मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हुए ट्रेन में चढ़ा और फिर पता नहीं किस शख्स से बात करते हुए उसने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ही चढ़ा दिया। फिर भी मोबाइल हाथ से नहीं छूटा, वो आखिर तक मोबाइल ही देखता रहा। पता नहीं वो किससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था कि थ्रॉटल पर बैग रख दिया और ट्रेन चल पड़ी। ये तस्वीरें सबूत हैं कि लापरवाही जानलेवा है, जिसने हर शख्स का सिर नीचे झुका दिया है। इसलिए सीसीटीवी फुटेज के हर एक फ्रेम को गौर से देखिए। 1 मिनट 47 सेकंड के इस पूरे वीडियो में आखिरी के 25 सेकंड सबसे अहम हैं, जो यकीनन लापरवाही की इंतहा के गवाह हैं। देखिए, एक लोको पायलट के जाने के बाद दूसरे लोको पायलट को वीडियो के 35वें सेकंड में इंजन में पहला कदम रखते देखा जा सकता है, ठीक उसी वक्त जब 22:49 हो रहा था। फिर 45वें सेकंड पर वो दरवाजा बंद करके अपनी सीट के पास पहुंचा। उस वक्त घड़ी में 22:49 हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि इस दौरान उसके एक हाथ में फोन है, दूसरे से वो कुर्सी को चेक करता है, फिर गेट बंद करने के लिए फोन को दूसरे हाथ में रखता है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है और किसी भी हाल में कॉल काटने को तैयार नहीं है। वो इस हद तक लापरवाह है कि सीट पर बैठने से ठीक पहले 55वें सेकंड पर अपने कंधे से लापरवाही का बैग उतारकर कंट्रोल पैनल पर रखता है, जिसे थ्रोटल कहा जाता है। मोबाइल पर जारी वीडियो कॉल में आंख और दिमाग गड़ाए लोको पायलट ये भी भूल जाता है कि वो एक्सीलेटर दबा चुका है। जैसे ही वो बैग एक्सीलेटर पर रखता है, ट्रेन चल पड़ती है। 5 सेकंड बाद अचानक खुद ब खुद दरवाजा खुल जाता है, ट्रेन रफ्तार भी पकड़ लेती है और इंजन मथुरा स्टेशन पर स्टॉपर तोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है।
ये झटका इतना जोरदार होता है कि पूरा इंजन हिलने लगता है। इतना ही नहीं, लोको पायलट सीट समेत काफी देर तक झूलता रहता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकती है, वो सबसे पहले फोन पर वीडियो कॉल वाला विंडो ही खोलता है। पता नहीं फोन पर कौन है, जो भी है उससे कुछ कहता है और फिर फोन रखता है। इस 25 सेकंड में ना तो उसके चेहरे पर कोई शिकन दिखती है और ना ही कोई घबराहट। इस तरह सिर्फ फोन पर झुका है कि किसी बात की फिक्र नहीं है, यहाँ तक कि जोरदार झटके की भी नहीं। बेशक इस हादसे से लोको पायलट सचिन को भले ही तुरंत झटका नहीं लगा हो, लेकिन इसने रेल विभाग को तो पूरी तरह से हिला दिया है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो वीडियो कॉल पर सामने वाले से पूरी शिद्दत से जुड़ा रहा। क्या है ये, सोचिए जरा। अब शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ। ये जानकारी सामने आई है कि मथुरा में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जिस वक्त हादसा हुआ, ट्रेन में लोको पायलट सचिन ही नहीं बल्कि रेलवे के 5 लोग मौजूद थे। सभी मोबाइल चला रहे थे। फिलहाल 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस खबर से एक सीख तो जरूर मिलती है कि मोबाइल ने सिर नीचे झुका दिया है और अगर इसे समय पर सुधारा नहीं गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, न सिर्फ खुद के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी। अब दूसरी खबर और हैरान करने वाली है और फिक्र बढ़ाने वाली है। यह खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां बैंक के लॉकर में रखे 18 लाख रुपए को दीमक चट कर गए। इस रकम को एक महिला ने बेटी की शादी के लिए रखे थे। आप यकीन मानिए यह फिक्र इस रकम से भी बहुत बड़ी है, क्योंकि हो सकता है कि जिस महिला ने लॉकर में 18 लाख रुपए रखे थे उन्हें पता ना हो कि सेफ लॉकर में कैश रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन यह जरूर पता होगा कि उसमें बेहद अहम दस्तावेज रखे जा सकते हैं। अगर लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक खा सकता है तो फिर दस्तावेज भी चट कर सकता है। और सोचिए, इतने बड़े नुकसान पर आपको कुछ हजार रुपए ही मिलेंगे। कितने, इस पर पूरी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। पहले रिपोर्ट देखें। एक महिला ने मुरादाबाद के बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने लॉकर में कुछ गहने और 18 लाख रुपए रखे थे। गहने एक बॉक्स में रखे गए थे, जबकि 18 लाख रुपए काली पॉलिथिन में। मंगलवार को महिला केवाईसी कराने के लिए जब बैंक पहुंची और अपना लॉकर देखा तो उसके होश उड़ गए। महिला का दावा है कि काली पॉलिथिन में नोटों की जगह मिट्टी और कागज के कुछ टुकड़े थे। सही सुना आपने, नोटों की जगह मिट्टी और कागज के कुछ टुकड़े थे। लाखों रुपए को मिट्टी में मिला हुआ देखकर महिला के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पीड़ित महिला ने तुरंत इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से की। मैनेजर ने लॉकर चेक किया तो देखा इसमें दीमक लगे हुए नोट के कुछ टुकड़े और मिट्टी है। महिला की शिकायत पर बैंक मैनेजर ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। तो महिला के काफ़ी पैसे जो है बैंक में रखे गए थे, जिनको दीमक ने खा लिया, और यही मैटर मुझे अभी तक पता चल पाया है। लॉकर में रखे थे? हाँ, लॉकर में ही थे। टैप्स जो बैंक के द्वारा लिए गए वो जांच कराया जा रहा है इसके बीच में कि भाई क्या वजह हो सकती है वो दीमक की। जांच की रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है, खुद पीड़ित महिला या फिर बैंक। अब इस पूरी घटना में 2 एंगल है। पहला एंगल की क्या वाकई बैंक के लॉकर में कैश रखने का नियम है। दूसरा एंगल की दीमक से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, और क्या कैश की जगह दस्तावेज होते तो मुआवजा मिलता। जैसा कि बैंक का कहना है कि नियम के मुताबिक लॉकर के अंदर पैसे रखने का नियम नहीं है और यह पूरी घटना एक एक्सीडेंट है। इसमें कुछ भी मुआवजा मिलना मुश्किल है। कागज या दस्तावेज की जहां तक बात है, ये बैंक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन किस दस्तावेज पर, ये उस लिस्ट पर निर्भर है जो बैंक आपको देती है। बैंक आग, चोरी, डकैती, इमारत ढहना जैसे मामले में मुआवजा देती है, लेकिन यहां एक शर्त भी है, बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही होगी। सोचिए। खैर, अब एक अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कल फिक्र आपकी में हमने आपको बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण के बीच छिड़े महाभारत की खबर दिखाई थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में एक कविता सुनाई थी। इस कविता के 5 दिन बाद ब्राह्मण बनाम ठाकुर का विवाद आरजेडी के भीतर पैदा हुआ और अब यह राजनीतिक सीमा को लांघ चुका है। राजनीति की हद वहां तक पहुंच गई है जिसमें अब सिर तन से जुदा करने की बात होने लगी है। सवाल है कि आखिर क्यों
जो ब्राह्मण और ठाकुर बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, आखिर उसे लेकर आरजेडी में घमासान क्यों है? हम इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो बयान सुनिए जिसमें सर तन से जुदा करने की बात कही जा रही है। कि राजपूत वो भी है जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए। इसलिए आपने जो कहा है इसको वापस लीजिए, क्षत्रियों से माफी मांगिए, और नहीं तो भविष्य में क्षत्रियों के आक्रोश का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। आज इस लड़ाई में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की एंट्री हो गई है। लालू यादव ने खुलकर राज्यसभा सांसद मनोज झा का समर्थन किया। लालू यादव ने मनोज झा को विद्वान बताया। लालू यादव ने कहा मनोज झा ने जो कहा सही कहा, किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। आरजेडी अध्यक्ष ने बिना नाम लिए आनंद मोहन को भी नसीहत दे दी। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, उनको परहेज करना चाहिए सब बात। ऐसे बयानों के बाद आरजेडी ने सांसद मनोज झा के लिए सुरक्षा की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा है, ये चिंता की बात है कि राज्यसभा सांसद मनोज झा को जानलेवा हमला करने की धमकी दी जा रही है। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गर्दन काटने की बात कही है। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने जीभ काटने की धमकी दी है। इस आक्रोश से मनोज झा की जान को खतरा भी हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि मनोज झा को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। आरजेडी का कोर वोटर एमवाई यानी मुस्लिम और यादव रहा। इसके साथ उसे दूसरी ओबीसी जातियों के भी वोट मिलते रहे। तो सवाल यह है कि आरजेडी के अंदर ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई क्यों शुरू हो गई? सवाल यह भी है कि क्या इसके पीछे कोई खास सियासी मकसद छिपा है? आप हमारी रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको समझ आएगा कि राजनीति कितनी महीन होती है। हम सब के अंदर एक ठाकुर है। बिहार में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई क्यों छिड़ी है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने से पहले बिहार की जातिवादी राजनीति को समझिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से साफ है कि ब्राह्मण और राजपूत जैसी अगली जातियां परंपरागत रूप से बीजेपी समर्थक हैं। यही वजह है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को दोनों जातियों का 50% से ज्यादा वोट मिला था। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। बिहार की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले इस विवाद को आरजेडी की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि ब्राह्मण हो या ठाकुर, दोनों बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। इसलिए अगर ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई आगे बढ़ी तो इसमें घाटा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी के दो कोर वोटर्स आमने सामने आ जाएंगे। आरजेडी जो क्लियर कट डिफाइंड पार्टी है मुसलमान यादवों की, जिसने बाकी जातों का तिरस्कार ही किया बिहार में अपने 30 साल के राज्य में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनोज झा उनके लिए नगण्य है और जितने राजपूत नेता चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी आरजेडी उनके लिए नगण्य है। आरजेडी के लिए अच्छी बात एक और भी है। जानकार कह रहे हैं अगर विवाद और बढ़ा तो ओबीसी वोटर आरजेडी की तरफ लामबंद हो जाएंगे। इसी कारण बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आम है कि कविता के जरिए ये विवाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिमाग की उपज है, क्योंकि उन्हें बीजेपी के दो कथित कोर वोटर्स के टकराव से बड़ा फायदा हो सकता है। इसे बिहार बीजेपी भी भांप रही है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई में कूदने से बच रहे हैं, और जो बोल भी रहे हैं उनका अंदाज अलग है। ये आरजेडी शुरू से जातीय विषमता में विश्वास रखती है, लेकिन किसी को किसी के जात को आहत पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। इससे लालू जी को माफी मांग लेनी चाहिए। जानकार कह रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई जितनी बढ़ेगी बीजेपी के कोर वोटर्स में उतनी दरार आएगी, यानी बंटवारा पॉलिटिक्स में आरजेडी को फायदा और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इस विवाद के पीछे सवर्ण वोटों का वो गणित भी है जो सरकार बनाने और गिराने का मादा रखता है। बिहार में राजपूतों की आबादी सिर्फ 5.2% मानी जाती है, लेकिन 40 में से 7
इसी जाति के सांसद हैं। इनमें भी 5 बीजेपी के और 2 जेडीयू के सांसद हैं। बड़ी बात यह कि 2019 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था। बिहार की 243 विधानसभा सदस्यों में 28 राजपूत जाति से हैं। इनमें बीजेपी के सबसे ज्यादा 17, जेडीयू के 2, आरजेडी के 7 और अन्य दलों के 2 विधायक हैं। वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो बिहार में करीब 5.7% ब्राह्मण बताए जाते हैं। बिहार में ब्राह्मण जाति से आने वाले 2 लोकसभा सदस्य हैं और दोनों ही बीजेपी से हैं। बिहार में ब्राह्मण विधायकों की बात करें तो इनकी संख्या 12 है। इनमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी से 5, जेडीयू से 2, आरजेडी से 2 और कांग्रेस से 3 विधायक। इस सबके बीच में आइए अब देखते हैं देश की कुछ और खबरें टॉप 9 में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली के कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट पहुंचे। यहां कुर्सी बनाना सीखा, लकड़ी पर आरी और रंदा भी चलाया। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने की खुदकुशी। 20 वर्षीय छात्र ने कमरे में फांसी लगाकर दी जान। यूपी के महाराजगंज का रहने वाला था। पिता कोटा में ही कोचिंग संस्थान में टीचर है। नोएडा के सेक्टर 51 में सीएनजी पंप पर युवक की पिटाई हुई वीडियो सामने आया। आसपास के लोग मूक दर्शक बने खड़े रहे। बिहार के वैशाली में युवक की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग में युवक को 5 गोली मारी गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर हंगामा किया। पंजाब के कई शहरों में किसानों का रेल रोको आंदोलन, स्टेशन और ट्रैक पर की नारेबाजी। 3 दिनों तक देंगे धरना, कर्ज माफी और वित्तीय पैकेज की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के गांदरबल में एसडीआरएफ ने 6 लोगों की बचाई जान। तेज हवा की वजह से मानसबल झील में फंस गए थे सभी। गुजरात के अहमदाबाद में स्पा मैनेजर ने लड़की को पीटा। सीसीटीवी में लड़की को पीटते दिख रहा है। पहले लड़की को पीटा, फिर उसके कपड़े भी फाड़े। मुंबई के लालबाग के राजा के विसर्जन में उमड़ा जनसैलाब। भव्य विदाई दी गई। अगले बरस जल्दी आना के जयकारे भी लगे।